प्लीज बताओ मुझे क्या फैसला है तुम्हारा। अमन की आंखों में एक मदहोशी, एक नशा था जिसे देखकर पिंकी उसमें होती जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे के करीब थे। रात का समय, खुला आसमान, आसमान में टिमटिमाते तारे, चांदनी रात, पास में समंदर की लहर की सरसराहट उस माहौल को बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक बना रहा था। पिंकी और अमन बीच के जिस साइड थे उस वक्त वहां आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। पिंकी की आंखों में आंसू आने लगे और अमन उसकी आंखों में देखने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। पिंकी नहीं, अमन के चेहरे की तरफ देखते हुए इमोशनल होकर कहा, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। अगर तुम्हारी बात मानकर ना हाँ कह दे दो तो ईमानदारी के रास्ते पर चलकर मैं जिंदगी भर भी शायद तुम्हारा 50 लाख का कर्ज ना चुका पाऊं। और अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूं तो जिंदगी भर खुशी नजर नहीं मिला पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने जिस्म का सौदा नहीं कर सकती। पिंकी की बात सुनकर अब अमन को गुस्सा आ रहा था। उसने झटके से पिंकी की कमर में हाथ डालकर बिल्कुल अपने करीब कर लिया। पिंकी को इस बात की उम्मीद नहीं थी। वह हैरानी से अमन के चेहरे की तरफ देखने लगी। दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। दोनों को एक दूसरे की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। अमन के इतने करीब खुद को महसूस करके पिंकी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसे बेचैनी हो रही थी। वह लंबी लंबी सांस लेते हुए अमन से बोली, अमन क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, इतनी नजदीकियां ठीक नहीं। कहकर वहां अमन के सीने पर हाथ रखकर को दूर करने लगे। तभी अमर ने पिंकी का हाथ पकड़कर उसकी कमर के पास लगा दिया और उसे अपने सीने के और करीब करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्यों ठीक नहीं है? हम दोनों पहले भी एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है? पिंकी तेज तेज सांस लेते हुए मदहोश आवाज में बोली, वह कंडीशन दूसरी थी अमन, मैं कमजोर पड़ गई थी। अमन पिंकी की नाक से नाक रगड़ते हुए मदहोश आवाज में बोला, अब मैं कमजोर पड़ रहा हूँ अपने दिल के हाथों, प्लीज मान जाओ वरना मैं क्या कर जाऊंगा मुझे नहीं पता। अमन को खुद के इतने करीब महसूस कर पिंकी को अपने शरीर में झंझनाहट महसूस हो रही थी। वह अमन को समझाते हुए बोली, तुम पागल हो रहे हो अमन, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। अभी भी वक्त है, खुद को संभाल लो वरना दिल के टूटे हुए टुकड़ों को संभाल नहीं पाओगे। अमन अपनी आंखें बंद करके पिंकी के होठों के पास अपने होठों ले जाते हुए नाक से नाक टच करके उसकी होठों पर अपने सांसें नहीं छोड़ते हुए मदहोश आवाज में बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, मंजूर है, तुम मेरी बाहों में टूटकर बिखर जाओ, तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। पिंकी अपनी आंखें बंद कर अमन की सांसों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो गई थी और वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका दिल बेचैन हो रहा था। अमन का भी कुछ यही हाल था। अब दोनों के होठों के बीच सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फैसला था। अमन ने धीरे से पिंकी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे एक लाइट किस करके उससे अलग हुआ। अचानक अपने आप को अमन के वहां से आजादी देखकर पिंकी हैरान होते हुए उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि अमन उसे पैशनेट किस करेगा। अमन ने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, बहुत रात हो गई है, हमें चलना चाहिए। कहकर अमन खड़ा हुआ और अब पिंकी को अपना हाथ बढ़ाया। पिंकी ने भी कुछ पल सोचकर हम उन चेहरे की तरफ देखते हुए अपना हाथ बढ़ा दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। अमर ने झटके से पिंकी को हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा और उसे खड़ा कर दिया, लेकिन इस कारण वह दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के करीब से समुद्र किनारे अचानक ही तेज हवा चलने लगी। पिंकी के खुले हुए बाल लहराने लगे। अमन उसकी आंखों में देखते हुए एक बार फिर उससे बोला, जैसे अभी हाथ पकड़ा है वैसे ही एक बार फिर पकड़ लो, मैं तुम्हें दर्द से निकाल कर एक बार फिर खड़ा कर दूंगा। कहकर वह पिंकी के एक हाथ को अपने हाथ में लेकर दूसरे हाथ से उसकी कमर थामते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। पिंकी इमोशनल होते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए ही आगे बढ़ रही थी। पिंकी की आंखें अमन की आंखों में सच्चाई ढूंढ रही थी। अमन ने पिंकी को कार में बिठाया और खुद दूसरी तरफ से आकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अब उसने कार स्टार्ट करके सड़क पर ड्राइव करना शुरू कर दिया। पिंकी रह रहे करके सिर्फ अमन को देख रही थी और अमन भी पिंकी की नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। थोड़ी ही देर में पिंकी का घर आ चुका था और अमर ने कार रोक दी।
कार से निकलने से पहले पिंकी ने अमन से कहा, थैंक यू अमन, तुमने आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल बना दिया। मैं इस स्पेशल दिन को हमेशा याद रखूंगी। गुड नाइट अमन कहकर पिंकी वहां से जाने लगी। तभी अमन ने उसे आवाज देते हुए कहा, पिंकी कल सुबह 9:30 बजे रेडी रहना। यही इसी जगह मैं तुम्हारा वेट करूंगा। पिंकी रुककर अमन की बातों को सुन रही थी और फिर बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ चली गई और अमन भी कार करके वहां से निकल गया। इस वक्त रात के 10 बजे बज रहे थे। पिंकी भी हमेशा की तरह खिड़की के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुई। पिंकी ने अमन के साथ खाना बाहर ही खा लिया था। अब वह फ्रेश होकर बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई, लेकिन आज उसकी आंखों से नींद गायब थी। रह रहकर उसे अमन की बातें ही याद आ रही थी। ना चाहते हुए भी अमन का ख्याल उसके दिमाग में घर कर रहा था। उसके दिल में अमन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था। वह नहीं जानती क्या हो रहा है उसके साथ, लेकिन अमन का ख्याल वह चाहकर भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। पिंकी ने अमन के बारे में सोचते हुए अपने आप से कहा, काश तुम जैसा कह रहे हो यह चीजें इतनी आसान होती। एक मरती हुई लड़की से मोहब्बत करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, कहकर पिंकी ने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। इधर दूसरी तरफ बजाज विला। अर्जुन ने आज फिर महक को परेशान कर रखा था। वह उसके साथ हॉट रोमांस की डिमांड कर रहा था और महक उसे मना कर रही थी। लेकिन अर्जुन तो अर्जुन है, वह अपनी स्वीट लिटिल वाइफ से दूर कैसे रह सकता है। उसने महक को गोद में उठाया और बेड पर पटक दिया। महक अर्जुन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन अगले ही पल उसके ऊपर हावी हो गया। अगले ही पल अर्जुन ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। उसने उसके होठों को अपने होठों से दबाकर सक करना शुरू कर दिया था और महक उसके नीचे छटपटा रही थी। लगभग 10 मिनट के किस के बाद अर्जुन ने उसके होठों को छोड़कर थोड़ा सा दूर होकर उसके चेहरे की तरफ देखा। अर्जुन से आजाद होते ही महक लंबी लंबी सांसें लेने लगी और जैसे ही अपना मुंह कुछ बोलने के लिए खोला, अर्जुन ने इसका फायदा उठाकर अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर एंटर कर दी और एक बार फिर डीप किस करने लगा। अर्जुन आज बहुत एक्साइटेड था। वह पूरे प्रेशर के साथ महक को किस कर रहा था। उसकी टंग महक के मुंह में एक्सप्लो कर रही थी। अर्जुन एक्साइटमेंट में आकर महक के होठों पर हल्के हल्के बैठ कर रहा था, जिससे महक की सिसकियां निकल रही थी। लगभग 10 मिनट की किस के बाद अब महक ने भी स्ट्रगल करना छोड़ दिया और अर्जुन के बालों में हाथ चलाते हुए उसकी किस में उसका साथ देने लगी। महक का साथ पाकर अर्जुन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने वह को किस करते हुए अपने हाथों को उसकी बॉडी के ऊपर चलाते हुए धीरे धीरे महक की नाइटी ड्रेस खोलना शुरू कर दिया। वह हल्का सा महक से दूर हुआ और उसकी नाइटी तुरंत ही झटके से फाड़कर दूर फेंक दिया। और महक भी इस वक्त पूरी बहक चुकी थी। अर्जुन की मस्कुलर बॉडी उसे हमेशा अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। महक ने जल्दी से अर्जुन के शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। ये देखकर अर्जुन एक बार फिर महक के होठों पर हावी हो गया और उसे किस करने लगा। न जाने महक के दिमाग में क्या आया और उसने अगले ही पल अर्जुन को पलटकर उसके ऊपर आ गई। ये देखकर अर्जुन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। महक अब अर्जुन के बाइसेप्स पर सीने पर हाथ चलाते हुए उसकी बॉडी पर किस और लेग करना शुरू कर चुकी थी, जो महसूस कर अर्जुन को सुकून महसूस हो रहा था। महक धीरे धीरे उसकी बॉडी पर वाइट कर रही थी। फिर अर्जुन के चेहरे के पास जाकर उसके होठों और गालों पर किस करते हुए मदहोश आवाज में कानों में बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, आज मेरी बारी, आप कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ बेबी, तुम मुझे जी भर कर प्यार करो। महक ने मुस्कुराकर धीरे से अर्जुन के गालों पर किस करते हुए कानों में कहा, आज का प्यार आप हमेशा याद रखेंगे, कहकर उसने अर्जुन के कानों पर बाइट कर लिया। आह है बेबी। अब महक धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पर किस करते हुए नीचे की तरफ आई और फिर उसके पेंट पर हाथ चलाते हुए अर्जुन के चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्जुन आंखें बंद कर महक के टच को फील करके मदहोश और एक्साइटेड हो रहा था। महक ने 1 घंटे तक अर्जुन को प्लेजर दिया और उसे पूरी तरह से एक्साइटेड कर चुकी थी। अब अर्जुन खुद पर से कंट्रोल खो चुका था। उसने जल्दी से महक से कहा, बेबी आज तुम बहुत बोल्ड हो। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनीमोर, प्लीज आई नीड यू। अर्जुन की बात सुनकर महक मुस्कुराने लगी और फिर अर्जुन के करीब जाकर धीरे से उसके कानों में बोली, अर्जुन जी, आह है,
हाँ बेबी, अर्जुन ने मदहोश होकर आंखें बंद किए हुए कहा। मुझे आपको कुछ बताना है। आपकी डिमांड पूरी नहीं हो सकती क्योंकि आई हैव गॉट पीरियड, कहकर महक जोर जोर से हंसते हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ दौड़ गई। और अर्जुन की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उसकी तो अरमानों पर पानी फिर चुका था। वह बेचारा इस वक्त काफी जल रहा था। उसके हार्मोन एक बार फिर एक्टिव हो चुके थे जो अब उसे परेशान कर रहे थे। उसे अपने बदन में दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि महक ने उसे पूरी तरह से मदहोश कर दिया था। लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकता था। वह बिना एक पल रुके जल्दी से अपनी कमर में एक टॉवल लपेटकर दूसरे कमरे के बाथरूम में चला गया क्योंकि इस कमरे के बाथरूम में महक थी। लगभग आधे घंटे बाद महक बाथरूम से बाहर आई तो कमरे में अर्जुन नहीं था। महक ने 1.5 घंटे तक अर्जुन का इंतजार किया पर अर्जुन नहीं आया। अब महक परेशान होने लगी कि अर्जुन उसकी इस हरकत से नाराज हो गया। यह महसूस करके ही मैं कुछ चिंता होने लगी थी, अगर अर्जुन नाराज हो गया तो वह कैसे मनाएगी। इधर दूसरी तरफ बाथरूम में अर्जुन की हालत खराब थी। वह किसी तरह खुद को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। यह उसकी हमेशा की प्रॉब्लम थी। जब भी वह महक के करीब जाता था और उसे हासिल नहीं कर पाता था, या महक का ख्याल ही उसे उसके काबू से बाहर कर देता था, उसने देखा उसके बदन में फिर से रैशेज होना शुरू हो गए। उसके हाथों और पैरों की नसें बाहर तक उभर कर आ गई। चेहरा लाल होने लगा और उसकी हार्टनेस नॉर्मल नहीं हो रही थी। लगभग 4 घंटे तक अर्जुन वापस कमरे में नहीं आया और अब महक कमरे में बैठकर रो रही थी। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, ये सोचकर कि अर्जुन पूरी तरह से गुस्सा हो चुका होगा, क्योंकि अर्जुन इस तरह से उसे रात को छोड़कर कभी नहीं जाता था। लेकिन महक इस बात से अनजान थी कि अर्जुन अपनी ही कंडीशन से जूझ रहा है। लेकिन देखा जाए तो गलती महक की भी नहीं थी। महक अर्जुन से कुछ कहना चाहती थी, शायद वह इसी बारे में कहना चाहती थी। देखते ही देखते सुबह 6 बजे का टाइम हो गया और अर्जुन वापस कमरे में नहीं आया। मैं उसका इंतजार करते करते रोते हुए सीक्रेट डोर के जरिए अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसे अपने पापा की जिम्मेदारी भी निभानी है। महक ने किसी तरह खुद को शांत किया और अपने आंसू पोंछते हुए फ्रेश हुई। इधर अर्जुन अभी तक शावर के नीचे था और अब ठंड से कांप रहा था। महक अपने पापा को मेडिसिन देकर उन्हें हल्का वॉक कराकर डाइनिंग टेबल पर खाना अरेंज करके अर्जुन का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें सीढ़ियों के पास ही जा रही थी, लेकिन अर्जुन वहां से उतर कर आ ही नहीं रहा था। और अब महक को चिंता ज्यादा होने लगी। महक उसका इंतजार करते करते रोते हुए सीक्रेट डोर के जरिए अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसे अपने पापा की जिम्मेदारी भी निभानी है। महक ने किसी तरह खुद को शांत किया और अपने आंसू पोंछते हुए फ्रेश हुई। इधर अर्जुन अभी तक शावर के नीचे था और अब ठंड से कांप रहा था। महक अपने पापा को मेडिसिन देकर उन्हें हल्का वॉक कराकर डाइनिंग टेबल पर खाना अरेंज करके अर्जुन का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें सीढ़ियों के पास ही जा रही थी, लेकिन अर्जुन वहां से उतर कर आ ही नहीं रहा था। और अब महक को चिंता ज्यादा होने लगी। थक हार कर महक ने अर्जुन को ढूंढने जाने की सोची, और अगर वह नाराज है तो उसे मनाने की। महक सीढ़ी के रास्ते दूसरे कमरे में गई और अर्जुन का नाम पुकारते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई, पर अर्जुन का कोई जवाब नहीं आया। महक ने अपनी नजर घुमाकर कमरे में देखा, उस कमरे में कोई नहीं था। तभी उसकी कानों में शावर का पानी गिरने की आवाज आई। अब महक समझ गई अर्जुन बाथरूम में है। महक ने ही घड़ी में टाइम देखा, उसमें इस वक्त सुबह के 10 बजे बज रहे थे। अर्जुन जी इस वक्त फ्रेश हो रहे हैं, वह तो सुबह ही नहा लेते हैं। अब महक ने दरवाजा नॉक करते हुए अर्जुन का आवाज देते हुए कहा। अर्जुन जी और कितना टाइम लगेगा, कहकर महक ने अर्जुन के रिप्लाई का वेट किया, पर अर्जुन ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। अब महक को लगा अर्जुन नाराजगी के चलते ऐसा कर रहा है। ये सोचकर महक ने थोड़ा मीठी आवाज में कहा, अर्जुन जी अभी तक नाराज है क्या, बाहर आइए ना, मुझे आपसे बात करनी है। देखिए मैं कान पकड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा, और मेरी भी क्या गलती है, मैंने तो आपसे कहने की कोशिश कीजिए पर आप माने ही नहीं। अच्छा ठीक है, फिर भी मैं अपनी गलती मानती हूँ। अब तो बाहर आ जाए प्लीज। इतना कहने के बाद भी अर्जुन का कोई रिप्लाई नहीं आया। इस तरह करते करते महक ने लगभग आधे घंटे तक अर्जुन का रिप्लाई का इंतजार किया, पर इतना अर्जुन बाहर आया और न ही उसने कोई जवाब दिया।
और ये देखकर अब महक को डर लगने लगा था। उसने एक बार दरवाजे को जोर से पीटते हुए कहा, अर्जुन जी देखिए, अब आप मुझे मत डराइए, मुझे डर लग रहा है। आप जल्दी बाहर आइए वरना मैं दरवाजे तोड़ दूंगी। इन शब्दों को कहते हुए महक के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी, पर अर्जुन का कोई आंसर नहीं आया। अब महक को काफी डर लगने लगा था। दरवाजा अंदर से लॉक था और वह महक जैसी कमजोर कली से तो टूटने वाला नहीं था। किसी अनहोनी के डर से महक जल्दी से दौड़कर नीचे सर्वेंट से मदद मांगी गई। डाइनिंग हॉल में इस वक्त शारदा की थी। वह को परेशान होते हुए देखकर उन्होंने महक से परेशानी का कारण पूछा और महक ने परेशान होते हुए जल्दी से उन्हें बताया कि अर्जुन बहुत देर से बाथरूम में है पर कोई जवाब नहीं दे रहा और यही सोचकर अब महक परेशान हो रही है। ये सुनते ही शारदा जी ने जल्दी से कुछ सर्वेंट को बाथरूम का दरवाजा तोड़ने का ऑर्डर दिया। अब पूरे घर में हड़कंप मच गया था। तिवारी जी जो इस वक्त अपने बिस्तर पर बैठकर एक उपन्यास पढ़ रहे थे, घर में हलचल की आवाज सुनकर वह भी धीरे कदमों से बाहर आए। महक और शारदा जी कुछ नौकर के साथ कमरे की तरफ दौड़ गई। तभी तिवारी जी ने दूसरे नौकर से पूछा, अरे घर में इतना शोर क्यों हो रहा है, कोई दिक्कत की बात है क्या? उस सर्वेंट ने तिवारी जी को बताया, दरअसल सर बाथरूम में है और दरवाजा नहीं खोल रहे, शायद कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए महक मैडम परेशान हो रही है। उस सर्वेंट की बात सुनकर तिवारी जी को परेशानी का कारण तो समझ आ गया, लेकिन सर्वेंट के मुंह से महक मैडम सुनकर तिवारी जी हैरान रह गए और इस नौकर को भी इस बात का ख्याल नहीं रहा। वह नौकर अपनी बात कहकर वहां से चला गया। तिवारी जी आगे उससे कुछ पूछ नहीं पाए। फिलहाल उन्हें अर्जुन की चिंता हो रही थी, इसीलिए वह भी सीढ़ी के रास्ते उस कमरे की तरफ चले गए। इधर शारदा जी 3-4 नौकरों के साथ मिलकर वह दरवाजा तोड़वा रही थी। दरअसल ये दरवाजा बहुत ही एक्सपेंसिव क्वालिटी का दरवाजा था जो काफी मजबूत था। इसे तोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन कुछ देर की मशक्कत के बाद वह दरवाजा टूट गया और सामने का नजारा देखकर महक हैरान रह गई। अर्जुन इस वक्त न्यूड कंडीशन में फर्श पर पड़ा हुआ था। इससे पहले दरवाजा खोलने पर कोई अंदर जा पाता, महक ने सभी को रोक दिया और जल्दी से अर्जुन के पास जाकर उसके ऊपर टॉवल ले रखा और अब वह अर्जुन को अपनी गोद में लेकर रो रही थी। अर्जुन जी क्या हुआ आपको? होश में आई है? अर्जुन जी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ बोलिए। महक ने ध्यान दिया, अर्जुन का बदन पूरी तरह से बुखार से तप रहा है और उसकी बॉडी पर कुछ रेड रैशेस हैं। महक फूट फूट कर रो रही थी। उसका दिमाग से रह गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह अर्जुन की इस हालत की जिम्मेदार खुद को समझने लगी थी। अर्जुन की सांसें भी बहुत धीमी चल रही थी। तभी महक को रोता हुआ देखकर शारदा जी ने उसे संभालने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा इस तरह रो मत, जल्दी से सर को हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन उससे पहले इन्हें कपड़े। ये सुनकर महक अपने होश में आई और उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए शारदा जी को ऑर्डर दिया, आप जल्दी कपड़े लेकर आइए। महक का ऑर्डर पाते ही शारदा जी अर्जुन के कपड़े लेकर आई। तिवारी जी मेन गेट पर खड़े होकर सब देख रहे थे और परेशान थे। वह महक को रोते हुए देखकर हैरान रह गए। आखिर एक पराये इंसान के लिए मैं खुद फुटकर क्यों रो रही है? और महक इतनी बौखलाई हुई थी कि उसे आसपास का कोई होश ही नहीं था। उसने जल्दी से शारदा जी को बाहर भेजकर अर्जुन को कपड़ा पहनाना शुरू कर दिया और अब तो तिवारी जी ये देखकर हैरान रह गए, उन्हें तो लगभग चक्कर आने लगे थे। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और महक ने कुछ सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए अर्जुन को कार में शिफ्ट करने को कहा। वह सर्वेंट महक का ऑर्डर फॉलो करते हुए अर्जुन को ले जाकर कार में शिफ्ट कर देते हैं और महक भी रोते हुए अर्जुन के सर को अपनी गोद में लेकर ड्राइवर से कार हॉस्पिटल की तरफ ले जाने को कह चुके थे। महक को इस तरह बौखलाया हुआ देखकर तो तिवारी जी तो होश ही नहीं रहा। अब उनके मन में सच्चाई जानने की लालसा हो गई। उन्हें अब कुछ कुछ तो शक होने लगा था। तिवारी जी एक दूसरा ऑटो लेकर अर्जुन की कार के पीछे निकल गए। थोड़ी ही देर में महक अर्जुन के साथ हॉस्पिटल में थी और अर्जुन को वार्ड में शिफ्ट किया गया था। महक लगातार रो रही थी। तभी हॉस्पिटल स्टाफ ने अमन को कॉल करके इसकी इंफॉर्मेशन दे दी। दरअसल हॉस्पिटल को पहले ही इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर कभी अर्जुन की तबीयत खराब होती है तो अमन को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। ये खबर मिलते ही अमन ने तुरंत ही एक स्पेशल मेडिकल टीम को कॉल किया और खुद भी कार में बैठकर बजाज हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। और तब तक अर्जुन को ड्रिप चढ़ रही थी।
थोड़ी ही देर में अमन जल्दी से प्राइवेट है लिफ्ट के जरिए अर्जुन के वार्ड की तरफ आया। अमन जब आया तो उसने महक को वार्ड के बाहर रोते हुए पाया। अभी महक लगातार रो रही थी और अमन को अर्जुन के बारे में बता रही थी। अमन ने बिना रुके महक को कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लेता हूँ, वह ठीक हो जाएगा, मैं अभी आया। कहकर अमन तेज कदमों के साथ वार्ड के अंदर चला गया और अंदर आकर उसने अर्जुन की कंडीशन देखी तो परेशान हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में मेडिकल टीम भी वहां पहुंच चुकी थी जो अर्जुन की स्पेशल ट्रीटमेंट करती थी। लगभग 2 घंटे तक ट्रीटमेंट के बाद अर्जुन की कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल हुई। अर्जुन को फिलहाल बेहोशी का इंजेक्शन देकर आराम करने के लिए रखा गया था। अब अमन वार्ड के बाहर आते हुए महक से बोला, भाभी आप चिंता मत कीजिए, अब उसकी कंडीशन ठीक है, शायद कल तक डिस्चार्ज मिल जाए, फिलहाल तो आराम कर रहा है, आप अपना ख्याल रखना। कहकर अमन वहां से डॉक्टर की टीम के साथ चला गया। अब महक रोते हुए अर्जुन के वार्ड में आई और बिस्तर पर बेहोश अर्जुन को देखकर और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रख रखा था। महक ने रोते हुए अपने आप से कहा, आई एम सॉरी अर्जुन जी, मैं एक अच्छी वाइफ होने का फर्ज अदा नहीं कर पाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कभी भी आपको खुद से दूर नहीं करती। आप एक बार ठीक हो जाए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। कहकर महक अर्जुन का हाथ पकड़कर रोने लगी। आई लव यू अर्जुन जी, आई कैनॉट लिव विदाउट यू, प्लीज गेट वेल। और महक इस बात से अनजान थी कि कमरे के बाहर दीवार से चिपक कर तिवारी जी ने लगभग कुछ बातें सुन ली थी और अब ये सुनकर कि महक अर्जुन से प्यार करती है। तिवारी जी को तो लगभग बहुत बड़ा सदमा लगा था, उनका दिल एक बार बैठने को हो गया, क्योंकि इतने अमीर और सक्सेसफुल इंसान के साथ प्यार करना महक की औकात में नहीं है। कहीं अर्जुन बाकी अमीरों की तरह उनकी बेटी के साथ खेल ना ले। अब उन्हें अपनी बेटी की भविष्य की चिंता होने लगी थी। उन्हें अब अपने दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने दिल पर हाथ रखकर वहां से धीरे कदमों के साथ कैंटीन एरिया में आए। और अब वह कैंटीन एरिया में बैठे थे, तभी तिवारी जी के साथ काम करने वाली एक्स वर्कर शांति उन्हें नजर आई। उन्होंने अचानक तिवारी जी को देखकर मुस्कुरा कर पूछा, अरे तिवारी जी, अब कैसी तबीयत है आपकी, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। उसे एक्स वर्कर को देखकर तिवारी जी अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोले, अब बेहतर हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट, बस भगवान की दया है। वैसे महक बिटिया नजर नहीं आ रही, कहाँ है वह, और उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तिवारी जी ने धीरे से बताया, जी अच्छा चल रहा है और वह ठीक है। अब उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, मानना पड़ेगा तिवारी जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको महक जैसी बेटी मिली। जब आप बीमार थे बेचारी रोज आपकी सेवा में लगी रहती थी। आपकी सेवा करना, पढ़ाई करना, उसे सब संभालना पड़ता था। सच बताऊं तो मुझे तो उसकी बहुत चिंता होने लगी थी, छोटी सी उम्र और सर पर किसी का हाथ नहीं, आप उसकी आखिरी सहारा थे। मुझे तो डर था अगर आपको कुछ हो जाता तो उसका क्या होता। आप तो जानते ही हैं, बेटियां खुली तिजोरी की तरह होती, रखवाली करने वाला ना हो, कोई भी डाका डालने के लिए तैयार रहता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है आप बच गए, पर मेरी एक बात मानिए तिवारी जी, देखिए अपना समझकर कह रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। अब आपकी उम्र हो गई है, खुदा ना खाता कभी आपको कुछ हो जाए तो बेचारी महक का क्या होगा। मैं जानती हूँ वह पढ़ाई करती है, पर जीवन में सिक्योरिटी भी तो जरूरी है। मेरी माने तो उसकी किसी समझदार लड़के से शादी करा दीजिए, वह भी लाइफ में सेटल हो जाएगी और आपको भी उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं होगी। वरना जिंदगी का क्या भरोसा है, कब क्या हो जाए। उस औरत की बात तिवारी जी को ठीक लगी, पर उन्होंने परेशान होते हुए कहा, देखिए शांति जी, मुझे आपकी बात तो सही लग रही है, लेकिन दरअसल मेरी बेटी का सपना है डॉक्टर बनने का, और वह इसके लिए बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रही है, मेहनत कर रही है। लेकिन अगर मैं उसकी शादी करा भी दूं तो उसके बाद तो उसका सपना खत्म हो जाएगा। आप तो जानती हैं, शादी के बाद पति, बच्चे, घर, ससुराल सब संभालना पड़ता है, इस बीच डॉक्टरी की पढ़ाई वह कैसे करेगी। ये सुनकर शांति जी ने मुस्कुराकर कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, अगर आप कहें तो मेरी नज़र में एक लड़का है। वह लड़का फौज में है। घर में सिर्फ एक माँ है जिसके पैर कब्र में लटके हुए हैं। बड़ी सीधी है बेचारी, उसका इकलौता बेटा है दीपक, पर ज्यादातर बॉर्डर पर ही रहता है।
बुढ़िया की आखिरी इच्छा है जाने से पहले अपनी बहू का चेहरा देखने की। उद्धरण चिन्ह डॉट। अगर आप कहें तो मैं बात चलाऊं। वह लड़का ज्यादातर बॉर्डर पर ही रहेगा, इस बीच महक भी पढ़ाई कर लेगी। बस एक बूढ़ी सास का ख्याल रखना है, उसमें क्या है, वह तो आपका भी रखती है। ऐसे उसके सपने भी पूरे हो जाएंगे और आपको भी उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं होगी। बाकी आपकी मर्जी। फिलहाल मैं चलती हूँ, अगर आपको मेरी बात मंजूर हो तो आप मुझे बताना, मैं उस लड़के से बात करूंगी। फिलहाल वह छुट्टी पर घर आया हुआ है, अभी एक हफ्ता रुकेगा, सोचकर बताएगा। कहकर शांति जी वहां से चली गई और अब तिवारी जी के दिमाग में यही बात घूम रही थी। वह काफी परेशान थे क्योंकि शांति जी की कही बात गलत नहीं थी। तिवारी जी का अपना कोई घर भी नहीं है, ना ही प्रॉपर्टी और ना ही नाते रिश्तेदार के नाम पर कोई ऐसा इंसान जो उनके बाद उनकी महक की जिम्मेदारी ले सके। तिवारी जी ने मौत को काफी करीब से देखा था। इसके बाद अपनी बेटी की चिंता, उसकी भविष्य की चिंता तो करना लाजमी था। थोड़ी देर बाद तिवारी जी वापस घर पहुंच चुके थे और अब वह अपने कमरे में आराम कर रहे थे, पर रह रहकर उनके दिमाग में महक का रोना, अर्जुन की चिंता सब घूम रही थी। कहीं ना कहीं तिवारी जी के दिल में ये डर था कि महक के कदम लड़खड़ा तो नहीं रहे। यह उम्र लड़कपन की है, नादानियों की है। अगर इस वक्त सही मार्गदर्शन ना मिले तो आगे चलकर दिक्कत हो सकता है। एक बाप होने के नाते अब वह इस बारे में गहराई से सोचने लगे, क्योंकि अगर उनका शक सही है तो महक गलत रास्ते पर जा रही है, क्योंकि अर्जुन उनकी पहुंच से बहुत दूर है। ऐसे में भविष्य का बर्बाद होना तय है।